भाइयों बहनों, आप सभी को नमस्कार। मैं एक विशेष विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए आपके सामने हूं और वह विषय पर्यावरण से संबंधित है। अगले 5 जून को एक सप्ताह के बाद विश्व पर्यावरण दिवस है। हर साल ये दिवस आता है। हर साल हम अखबारों में खबरें पढ़ते हैं, रेडियो पर, टीवी पर, सब मीडिया में आता है कि पर्यावरण दिवस है, पर्यावरण पर बड़ी खतरा है और पर्यावरण पर खतरा के कारण आम लोगों को नुकसान हो रहा है। ये बात हर साल आती है। आप सभी को याद होगा कि पिछले साल जब कोविड का पहला चरण आया और उस समय भारत की सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया, 6 महीना से अधिक समय तक लॉकडाउन रहा, तो उसके बाद मीडिया ने, अखबार ने, सबों ने क्या लिखा? पर्यावरण बिल्कुल साफ हो गया है, नदियां साफ हो गई हैं, हवा साफ हो गई है, अमुक जगह से हिमालय की चोटी दिखाई पड़ने लगी है, बोकारो से पारसनाथ के मंदिर दिखाई पड़ने लगे हैं। ये सारी खबरें आती थीं और तब एक विचार हुआ था कि पर्यावरण का संरक्षण हो सकता है यदि हम अपनी आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण लगाएं, उन पर लगाम लगाएं। अब इस बार जब लॉकडाउन हुआ है तो इसकी चर्चा नहीं है। कोविड के दूसरे चरण में जो आतंक है, लोगों को जो तकलीफ हो रही है, उसकी चर्चा खूब है। अब 5 जून को जब विश्व पर्यावरण दिवस आ जाता है तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मैं संवाद करूं, अपनी बात कहूं कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमको आगे आना चाहिए। हमने एक कार्यक्रम बनाया है, कार्यक्रम तय किया है और मैं चाहूंगा कि आप सभी उससे जुड़े। इसलिए मैं आज आपके सामने हूं। उस कार्यक्रम की रूपरेखा विस्तार से मैं आपको बताऊं, उसके पहले कुछ चर्चा में, संक्षिप्त चर्चा पर्यावरण दिवस पर करना चाहूंगा। मित्रों, 1972 में, 70 के दशक की शुरुआत में यह आभास हो गया कि जिस तरह से हमारी आर्थिक गतिविधियां बेलगाम बढ़ रही हैं, उससे पर्यावरण पर खतरा हो सकता है। जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसने 1972 में स्टॉकहोम में पूरे दुनिया के देशों का एक सम्मेलन बुलाया। उसमें भारत भी शामिल हुआ। भारत की तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उसमें पर्यावरण संरक्षण के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया और तभी तय हुआ कि साल में एक दिन हम पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे। इसकी औपचारिक शुरुआत 1974 में हुई। 1974 के 5 जून से पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम शुरू हुए। इसका उद्देश्य यही है कि इस दिन हम लोगों का आह्वान करें, सरकारों का भी आह्वान करें और जनता का भी आह्वान करें कि हम पर्यावरण की रक्षा के लिए सजग हों। पर्यावरण पर संकट हो रहा है। हमारी जो पारिस्थितिकी है, इकोसिस्टम है, वह इकोसिस्टम खतरे में है। हमारे इकोसिस्टम में जो रहने वाले लोग हैं, वे मनुष्य हों, पशु पक्षी हों, जानवर हों, कोई भी हो, उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। इसलिए 5 जून को हम खुद भी चेतें इस खतरे के बारे में, सरकारों को भी चेताएं। हम अभियान करें कि जो लोग अपनी गतिविधियों से पर्यावरण पर खतरा पैदा कर रहे हैं, जो उद्योग या आर्थिक गतिविधियां प्रदूषण पैदा कर रही हैं, उन्हें हम हिदायत दें कि आप साहब, आज 5 जून है, पर्यावरण संरक्षण दिवस है, आप अपनी ऐसी गतिविधियां कम करिए। मैंने कई वर्षों तक आंदोलन चलाया। 2004 से दामोदर स्वर्णरेखा की स्थिति बेहतर हो, मैंने आंदोलन आरंभ किया और मुझे याद है कि जब 2005 में मैं सर्वे कर रहा था स्वर्णरेखा के जल प्रदूषण का, तो कई लोग, जिसमें सरकार के मंत्री भी शामिल थे, उन्होंने मेरा उपहास किया, हंसी उड़ाया कि क्या ऐसा खतरा हो गया है कि पानी का नमूना ले रहे हैं। हमने पानी का नमूना लिया। 2005 में अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे
उनको पूरी रिपोर्ट सौंपा हमने। दामोदर के उद्गम स्थल से कलकत्ता तक, जहाँ डीवीसी का मुख्यालय है, हम लोगों ने सैकड़ों लोगों के साथ यात्रा किया, जगह जगह से जल का नमूना लिया, जलीय जीवों का नमूना लिया और उसके बारे में पर्याप्त रिपोर्ट सरकार को दिया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो राज्य का है उसको दिया, केंद्र का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसको दिया, और तब से हम लोगों का अभियान शुरू हुआ था। दामोदर में यह अभियान शांतिपूर्ण अभियान, लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह करने का अभियान सफल हुआ जब 2016-17 में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने ये रिपोर्ट दिया कि दामोदर के पानी की स्थिति बहुत अच्छा हो गई है। जो लोग पहले दामोदर के पानी में हाथ धोने से कतराते थे, वे लोग अब उसके किनारे पर छठ करके उसका जल घर ले जाना शुरू किया उन्होंने, क्योंकि दामोदर के दोनों किनारे पर जो अधिकांश आर्थिक गतिविधियां थीं, जिसमें बोकारो स्टील प्लांट था, जिस पर डीवीसी के 2 पावर प्लांट थे, 2 दर्जन कोयला धोने वाली वासरियां थीं, वो धोकर पानी सीधे नदी में डालती थी। उनको हम लोगों ने भारत सरकार से मिलकर मजबूर किया कि ये नदी में डिस्चार्ज ना करें, जीरो डिस्चार्ज करें, और एक बार पानी नदी से ले लेते हैं तो अपने भीतर ही पुनर्चक्रण करें, रिसाइकिल करें, उस पानी का बार बार इस्तेमाल करें। ये हुआ, दामोदर साफ हुई। और जब लॉकडाउन के समय में पिछले साल सभी ने लिखा दामोदर साफ हो गई। दामोदर पर अब केवल एक बोकारो स्टील है जिसका एक गंदा नाला आज भी नदी में जा रहा है। इन्होंने मुझसे वादा किया था कि हम 2019 के दिसंबर महीने में इसको बंद कर देंगे, मगर आज 2021 हो गया, केवल एक नाला बंद नहीं हुआ है, जिससे पानी वहां का थोड़ा गंदा हो रहा है। स्वर्णरेखा को हमने 5 भाग में बांटा। पहला भाग नगरी में, जहां से स्वर्णरेखा निकलती है वहां से धुरवा डैम बना हुआ है। दूसरा भाग धुरवा डैम से जो गेदलसुद डैम बना हुआ है, जहां से रांची को पीने के पानी की आपूर्ति होती है। तीसरा भाग गेदलसुद से लेकर चांडिल डैम तक का, और चांडिल डैम से लेकर के जो गालूडी बराज है चौथा, और उसके नीचे 5वां। 5 टीमें इसमें प्रयास करें। जितनी सफलता इसमें मिलनी चाहिए थी हम लोगों को नहीं मिली है, मगर लोगों का चिंतन इसकी तरफ गया है कि राज्य की नदियों को साफ होना चाहिए। इसलिए 5 जून के पर्यावरण दिवस पर नदियों का प्रदूषण न हो, वायु का प्रदूषण न हो। वायु का प्रदूषण कितना खतरनाक है। 2021 आज है, 2018 में जो विश्व पर्यावरण दिवस था, उस विश्व पर्यावरण दिवस के दिन जो थीम रखा गया था, जो चिंतन का विषय रखा गया था, वह चिंतन रखा गया था बीट द प्लास्टिक। प्लास्टिक को हराओ, प्लास्टिक को खत्म करो। और हर साल दुनिया का कोई एक देश होता है जो प्रमुख आयोजक बनता है विश्व पर्यावरण दिवस का। उस साल भारत था प्रमुख आयोजक, और भारत में जगह जगह प्रोग्राम हुए प्लास्टिक को हटाओ, और तब से प्लास्टिक पर बुरी नजर हमारे समाज की है। आज इस साल जो विश्व पर्यावरण दिवस हो रहा है, उसका अतिथि देश पाकिस्तान है। इसके पहले चीन था। चीन जब आयोजक था 2019 में, तो वो वायु प्रदूषण उसका थीम था। इस साल पाकिस्तान है, और इस साल वायु प्रदूषण का थीम है कि हम अपने इकोसिस्टम को, अपने पारिस्थितिकी को, अपने परिवेश को ठीक रखें। इकोसिस्टम सबका अपना अपना होता है। जमशेदपुर का अपना इकोसिस्टम है, बिष्टुपुर का अपना इकोसिस्टम है, बारीडीह का अपना इकोसिस्टम है, देश का अपना इकोसिस्टम होता है। ग्रहों की बात करें तो पृथ्वी का अपना इकोसिस्टम होता है। तो हमको अपने इकोसिस्टम को ठीक करना है, दुरुस्त करना है। वह इस साल के विश्व पर्यावरण दिवस का संदेश है। और हमको तय करना है कि हम जहाँ रहते हैं उसके चारों तरफ स्थिति कैसी रहे। इसके लिए हमको अभियान करना होगा, इसके लिए हमको सजग होना होगा। समुद्र के किनारों को, नदियों के किनारों को, इस बार जो 2 तूफान आए, टाउटे तूफान आया था, उसमें गुजरात से लेके और महाराष्ट्र, बंबई तक के समुद्र के किनारों पर समुद्र ने प्लास्टिक का कचरा फेंक दिया। यानी जो कचरा हम लोगों ने अपने नदियों के माध्यम से समुद्र में डाला था इतने दिनों में, एक तूफान ने वह
स्थिति पैदा की कि समुद्र ने अपना कचरा तटों पर फेंक दिया। लोगों ने कहा कि ये रिटर्न गिफ्ट है समुद्र का हमारे लिए। और समुद्र गंदा हो रहा है, नदियां गंदा हो रही हैं, नदियों के भीतर हम घुस रहे हैं, नदियां सीमित हो रही हैं। जमशेदपुर में मरीन ड्राइव बना, नदी का पार्ट जितना चौड़ा था उससे कम चौड़ा हो गया। नदी में हम घुस रहे हैं तो नदी का पार्ट कम चौड़ा हो रहा है। अब जब नदी का पार्ट सिकुड़ेगा, पतला होगा, चौड़ाई कम होगी, तो पानी आएगा तो उतने ही पानी की ऊंचाई अधिक होगी। और यही कारण है कि जमशेदपुर में यास तूफान के बाद केवल 2 डैम उड़ीसा ने खोला अपना, एक ब्यांगबिल डैम और दूसरा खरकई पर एक डैम बनाया उसको। कहीं चांडिल से एक बूंद पानी नहीं छोड़ा गया, गंजिया बराज से एक बूंद पानी नहीं छोड़ा गया। मगर उड़ीसा से आने वाले पानी ने जमशेदपुर में हाहाकार की स्थिति पैदा की। कई घर डूब गए, एक कल परसों की बात है। कारण कि हम नदी को पतला करेंगे तो नदी का पानी ऊपर उठेगा। अगर चांडिल डैम में भी भरपूर पानी होता और डैम टूटे नहीं, इसके लिए उसके फाटक खोलने पड़ते, तब सोचिए हमारी हालत क्या होती। इसलिए आज ही मैंने स्वर्णरेखा परियोजना के अभियंताओं से बात किया है कि खरकई और स्वर्णरेखा नदियां जो जमशेदपुर के को 2 तरफ से घेर रही हैं, इन नदियों के प्रबंधन के बारे में कार्यक्रम बनाना चाहिए। ये नदियां ठीक रहें, इनके किनारे ठीक रहें, इसके किनारे रहने वाले लोग ठीक रहें, ये प्रयास होना चाहिए। उन्होंने जितनी समस्या बताई, उस समस्या को बताने के आधार पर लगा कि यह केवल स्वर्णरेखा परियोजना के प्रबंधकों के, प्रशासकों के बस की बात नहीं है। यह केवल जमशेदपुर के डीसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें सरायकेला जिला भी आता है। और यह केवल एक विभाग की बात नहीं है, कई विभागों को मिलाकर हमको मीटिंग बुलानी पड़ेगी। इसीलिए मैं सोमवार को जमशेदपुर जाऊंगा। तो मैं सरकार से जमशेदपुर से मैं सोमवार को रांची जाऊंगा। तो रांची में सरकार के साथ बैठक करूंगा, मिलूंगा, बात करूंगा मंत्री से, मुख्यमंत्री से, मुख्य सचिव से, जल संसाधन सचिव से, नगर विकास विभाग के सचिव से, कि हम जो काम कर रहे हैं, सरकार ही कई काम ऐसे कर रही है जिससे नदी के पेट में अतिक्रमण हो रहा है। तो हमको सभी विभागों को मिलाकर इसको ठीक करना चाहिए और जमशेदपुर इसका एक मॉडल होगा। 100 साल पहले टाटा स्टील ने नगर बसाया, उस समय टिस्को था। 100 साल में जनसंख्या बढ़ गई, दबाव बढ़ गया यहाँ के नालों पर, यहाँ की गलियों पर, यहाँ की जमीन पर। यह दबाव जब बढ़ा तो आज सोचने का विषय है। इसीलिए मैंने कल ही जमशेदपुर के डीसी से बात किया था कि आप जमशेदपुर की फ्लड प्लेन जोनिंग कराइए कि साहब कितनी बरसात होगी तो जमशेदपुर में कहाँ कहाँ कितना पानी लगेगा। अभी तो हम नदी किनारे, नालों किनारे पानी उतरा, वहाँ सफाई करा रहे हैं, वहाँ ब्लीचिंग पाउडर छिड़कवा रहे हैं। इसके बाद हम लोगों को जमशेदपुर के हर गली में, हर नदी में ब्लीचिंग पाउडर डालना पड़ेगा, क्योंकि यास के कारण से पानी जो बरसात का हुआ है सब जगह से बहा है। तो एक ऐसी स्थिति है जिसकी भयावहता मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये हमारा इकोसिस्टम है, जमशेदपुर का इकोसिस्टम है, आदितपुर का इकोसिस्टम है, बारीडीह का, बागुनहातू का, सब जगह का अपना इकोसिस्टम है। तो इस इकोसिस्टम को, इस पारिस्थितिकी को, इस परिवेश को हम कैसे ठीक रखें, यह हमारे लिए भी जरूरी है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी जरूरी है। अब एक चीज मैं हमेशा ही कहता हूं, जहां भी इस तरह का बहस होती है, बातचीत होती है, कौन है दोषी इसके लिए? 72 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहल किया, भारत ने समझौते पर हस्ताक्षर किया, 74 से विश्व पर्यावरण दिवस हुआ, 74 में जल अधिनियम आ गया, उसके बाद वायु प्रदूषण अधिनियम आ गया, उसके बाद 86 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आ गया। अनेकों अधिनियम आए, प्रभाव क्या पड़ा? अगर प्रभाव उतना नहीं पड़ा तो क्यों नहीं पड़ा? कौन इसके लिए दोषी है? मैं हमेशा ही कहता हूं कि हमारा जो मेधावी मस्तिष्क है वह इसके लिए दोषी है। और टाटा स्टील की फैक्ट्री यहां इसलिए खड़ा हुई कि खरकई स्वर्णरेखा का जल दिखाई पड़ा इनको, तो खरकई या स्वर्णरेखा का जल के कारण से जमशेदपुर में फैक्ट्री लगी। समुद्र के उसी तरह से दामोदर के किनारे बोकारो स्थित से लेकर जितनी फैक्ट्रियां हुई इसलिए लगी कि दामोदर का पानी है। तो साहब, जिन नदियों ने आप पर कृपा की, जिन नदियों के जल के आधार पर आपने उद्योग खड़ा किया,
और उन उद्योगों ने ही नदियों को बर्बाद कर दिया। एक उदाहरण ध्यान में आता है, नदियों ने वरदान दिया जिस तरह से उद्योगों को, वैसे ही भगवान शंकर ने भी वरदान दिया था भस्मासुर को। तो जिस तरह से वरदान पाकर भस्मासुर ने आचरण किया, उसी तरह से हमारी नदियों का, जल स्रोतों का वरदान पाकर जगह जगह जो भी उद्योग वहां लगे हैं वे भस्मासुर की भूमिका में है। और जो हमारे देश का सबसे मेधावी मस्तिष्क होता है, आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, फॉरेस्ट अफसर बनता है, आईआईटी से इंजीनियरिंग पढ़ के आता है और बड़े बड़े उद्योगों को मैनेज करता है, आईआईएम से और प्रबंधन संस्थानों से वह मैनेजमेंट की पढ़ाई करके आता है, तो इनको यह देखना चाहिए कि नहीं कि हमारा प्रकृति, पर्यावरण, हमारा इकोसिस्टम, परिवेश ये ठीक रहे। अगर ये सभी मुट्ठी भर जो मेधावी मस्तिष्क के लोग हैं और जो प्रभावशाली पदों पर हैं, ये अगर सचेत हो जाए, ये चेत जाए, वे अपने अंतरात्मा की आवाज सुनने लगे, वे अगर ये तय कर लें कि साहब हम अनुचित मुनाफा कमाने के लिए हम प्रदूषण नहीं करेंगे, हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, जगह जगह डंपिंग नहीं करेंगे, ये तय कर लें, और हमारे जो पदाधिकारी हैं मेधावी मस्तिष्क वाले ये तय कर लें कि हम ऐसा होने नहीं देंगे साहब, तो हमको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मगर आज विश्व पर्यावरण दिवस पर जो अभियान छेड़ने की जरूरत है, आंदोलन छेड़ने की जरूरत है, यह इसलिए है कि हमारे मेधावी मस्तिष्क हमारी सुख सुविधा का ख्याल नहीं कर रहे हैं, हमको तकलीफ हो रही है उसके निवारण का ख्याल नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज जरूरी है कि मुट्ठी भर मेधावी मस्तिष्क के लोगों की जमीर हम जगाएं। अब इसमें हम तो उनसे अपेक्षा करेंगे, मगर हमारी भी तो कुछ ड्यूटी है, हम भी तो कुछ अपना कर्तव्य करें, कुछ ऐसा करें पर्यावरण दिवस के दिन जिससे लगे कि नहीं हम भी कुछ ऐसा कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं जिससे ऑक्सीजन बढ़े। आज ऑक्सीजन की कितनी मांग हुई कोविड के दूसरे चरण में, और ऑक्सीजन की कमी के कारण से कितने लोगों ने दम तोड़ दिए। ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो प्रकृति से आता है, और हमारे पेड़ पौधे ही ऑक्सीजन बनाते हैं। इसलिए मेरा एक आग्रह है कि इस बार हम सभी एक प्रयास करें, एक कोशिश करें कि व्यक्तिगत रूप से हम पौधे लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे। व्यक्तिगत इसलिए कह रहा हूं कि जून का महीना है, 5 जून के बाद 1 महीने गर्मी रहती है, इसलिए पानी देना, पौधों को बचाना बड़ी कठिन होता है। और 1 जुलाई से वन महोत्सव आरंभ होता है, तो हम सामूहिक वृक्षारोपण, बड़ा वृक्षारोपण हम वन महोत्सव में करें, और व्यक्तिगत वृक्षारोपण हम 5 जून को करें। हम सभी यह तय करें कि हम कम से कम 1 पेड़ और अधिक से अधिक 5 पेड़ लगाएंगे। 5 पेड़ से अधिक पेड़ लगाने की जरूरत नहीं है, न्यूनतम 1 पेड़, अधिकतम 5 पेड़ लगाना तय करें। अपने घर में, अपने घर के परिवेश में हम तय करें, हमारे घर में जगह नहीं है तो पड़ोस में जगह है, सड़क के किनारे पर कहीं जगह है, कहीं भी हो हम वहाँ 1 पौधा जरूर लगाएंगे। और जब पौधा लगाएंगे तो उस पौधे को बचाएंगे भी। मेरी यही शर्त है कि हम पौधा लगाएं और पौधा बचाएं, एक ही पौधा लगाएं, उसको बचाएं। अब आप सवाल करेंगे कि पौधा आएंगे कहाँ से? तो आज के बाद अभी तुरंत हम लोग अपने ट्विटर पर, फेसबुक पर ये सभी जरूरी सूचनाएं दे देंगे। आप उनको टाइप करेंगे, देखेंगे, और आप अपने स्वयं लिखिए कि मैं एक पौधा लगाना चाहता हूँ, फलाना जगह लगाना है, हम फलाना चीज का पौधा लगाना चाहते हैं, फलदार वृक्ष का, फूल का, लकड़ी का, कोई भी पौधा, छोटा पौधा, बड़ा पौधा हम लगाएं, ये हम तय करें। आप इसकी सूचना मुझे दीजिए, और मैं आपको अपनी तरफ से वन विभाग से बात करके, टाटा स्टील से की नर्सरी से बात करके, कहीं से भी बात करके मैं उस तरह का पौधा आपको उपलब्ध कराऊंगा। इसलिए मेरा यही निवेदन है आज के दिन कि 5 जून अभी 1 सप्ताह है, आप 1 जून तक हमारे पोर्टल पर, हमारे कार्यालय के व्हाट्सएप पर, हमारे कार्यालय के नंबर पर फोन करके, व्हाट्सएप करके हम जो फॉर्म देंगे उसको भर करके आप बता दें कि मेरा मोबाइल नंबर ये, मैं 1 पेड़ लगाना चाहता हूँ, फलाना जगह पर लगाऊंगा,
और मैं शपथ लेता हूं कि लगाऊंगा भी और बचाऊंगा भी। किस तरह का पौधा लगाऊंगा आप मुझे बता दीजिए। 1 जून तक बता देंगे तो मैं पौधों की व्यवस्था करूंगा जो सामाजिक रूप से सक्रिय हैं, जो राजनीतिक दलों में सक्रिय हैं, किसी भी दल के हों। मैं नहीं कहता हूं कि हमारे भारतीय जनतंत्र मोर्चा के हों या किसी और पार्टी के हों, किसी दल के हों, किसी सामाजिक संगठन के हों, किसी एनजीओ के हों, किसी स्वयं सहायता समूह के हों, कोई भी हों, आप उठ खड़ा होइए। एक कि हम जमशेदपुर का वातावरण हम ठीक करेंगे। आज तो प्रदूषण की, औद्योगिक प्रदूषण की ऐसी स्थिति है कि हम रोज खबरें सुनते हैं कि कोविड के कारण फेफड़ा नष्ट हो गया था, सांस लेने में तकलीफ हुई। आज जो शहरों में रहते हैं, खास करके औद्योगिक शहरों में जिसमें जमशेदपुर भी है, मैं दावा करता हूं कि हम सभी अपना अपना फेफड़ा जांच कराएं तो हमारा 20-25 फेफड़ा तो औद्योगिक प्रदूषण के कारण खराब हो चुका है। कोविड नहीं था तब भी हमारे फेफड़ों पर उल्टा असर पड़ रहा था। तो आज हम पेड़ लगाएंगे, वह प्रदूषण सोखेगा साहब, वह धूल सोखेगा। मैंने सरकार से भी कहा है कुछ पैसे ऐसा दीजिए कि सड़कों पर जो धूल उड़ रही है उस धूल पर नियंत्रण हो। और मुझे लगता है कि जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया को कुछ न कुछ आवंटन इस वर्ष जरूर मिलेगा। हम लोगों के प्रयास से मिलेगा, कि हम लोगों के दबाव से मिलेगा, हम लोगों के अनुनय विनय से मिलेगा कि यहाँ हम वायु प्रदूषण कम करें। तो अपने फेफड़ों के लिए वायु का प्रदूषण कम होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम पेड़ लगाएं। आज लगाएंगे तो 5 साल 7 साल के बाद उसका असर दिखाई पड़ेगा। इसलिए कहा गया इसके बारे में कि दादा बोए और पोता परते। तो जो हम लगाएंगे उसका लाभ हमारी दूसरी पीढ़ी को होगा अगर हमारा शहर ठीक होगा। इसी अनुनय विनय के लिए, इसी आग्रह के लिए, यही बात आपके सामने रखने के लिए आज मैंने आपका समय लिया है। आपका समय जो भी नष्ट हुआ हो, परंतु आप इस प्रयास को करेंगे तो समय का नष्ट होना सार्थक होगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमारे इस अभियान के साथ आप जुड़ें, और आप जुड़ें, स्वतः जुड़ें, अपनी प्रेरणा से जुड़ें। और मुझे उम्मीद है कि लोग जुड़ेंगे और हम लोग साल भर में देखेंगे कि किसने कौन सा पेड़ कहाँ लगाया और वह पेड़ अगले 5 जून को कितना बड़ा हो गया है। इसमें हम सभी आपको प्रतिष्ठित भी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।